हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का एक बार पुनः डिजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए चैप्टर राजस्थान की ज्योग्राफी में अपना आज शुरू होने जा रहा है। निरंतर आप कंटिन्यू मेरी क्लास देख रहे होंगे। तो आज अपना नया चैप्टर है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं नहरें पढ़ने वाले हैं, जो अपना क्या है नया चैप्टर है। तो ध्यान से आराम से पढ़िए। और पिछली क्लास में हमारी क्या हुई थी राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, जिसमें से मैं आपको 2-3 वापस रिवाइज कराता हूँ। देखो सिरोही में लिहानी बावड़ी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, इसके संदर्भ में वो इंपॉर्टेंस होगी। एक नवलखा जो बावड़ी है डूंगरपुर में वो अपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि एक नवलखा भंडार है, नवलखा भंडार है और नवलखा दरवाजा भी है। उसके संदर्भ में कंफ्यूज करने वाला शब्द है, उसी के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। फिर एक उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, और फिर हम देखा हमने कौन सी एक दौसा में चांद बावड़ी, आबनेरी में है छोटी और बड़ी बावड़ी। फिर हमने ये देखी थी। फिर हमने देखी थी बूंदी में, बूंदी को क्या कहते हैं बावड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सार्वजनिक बावड़ियाँ हैं। और हमने वहाँ पे देखी अनारकली बावड़ी देखी थी, रानी की बावड़ी भी देखी थी, जिसका रानी की बावड़ी का निर्माण किया था टोडराम सिंह ने करवाया था। इतनी कुछ हमने देखी थी, और भी थी, मैंने इंपॉर्टेंस वापस एक बार रिवीजन करवा दिए। आप भी साथ में आराम से आंखें बंद करके वीडियो को रोक के वो चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलो आराम से और नए नए कदमों के साथ अपनी जियोग्राफी की एंडिंग की ओर ले जाते हैं। हमेशा साथ में कंटिन्यू बने रहिए, और आपको बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि वाह मेरे को याद हो गई, जियोग्राफी इतनी सारी आती है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है सिंचाई परियोजना ये अपना चैप्टर है। तो आप भी हेडिंग लगा दीजिए और आराम से बैठिए और देखिए कि बाद में लिखना आपको, बाद में तो आराम से आपको क्या है समझना है। तो लिखने की चीज़ें कुछ है नहीं, बाद में लिखना है आपको। आराम से बैठ के वीडियो रोक के देख लेना, मैं लास्ट में आपको एक साथ ही बता दूंगा, क्योंकि आपको मैथड मेरा पता ही है, मैं पूरा पूरा समझाता हूँ, बाद में आपके लिखने के लिए पीछे पीपीटी पढ़िए। तो सिंचाई परियोजना को सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई किससे होती है भाई, पानी से होते हैं। तो जल के कौन कौन से संसाधन है, तो जल के संसाधन देखते हैं। जल हम किस किस से प्राप्त करते हैं, जो जल के संसाधन है सोर्स है वो हम देखेंगे। तो जल के संसाधन हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। कैसे, एक अपना है सतही जल, दूसरा है भूमिगत, जल। सतही जल हम देखते हैं तो सतही जल वो है जो सतह पे पड़ा है पृथ्वी पे, जैसे तालाब में और नदियों में जो पड़ा है वो अपना क्या है सतही जल है। और भूमिगत जल है जो हम देखते हैं कि जिसको हम कुओं के माध्यम से बाहर निकालते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं। कुओं से पल्ले पार नहीं पड़ती हैं तो हम क्या करते हैं नलकूप पानी को बोलते हैं, कितना अंदर जाएगा, हम इंसान हैं, आपको कहीं से भी खोद के लेके आ जाएंगे। तो नलकूप, कुआं, नलकूप ये अपने मुख्य इसके भूमिगत जल को प्राप्त करने के साधन है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में कितना प्रतिशत है जो जल है अपने जो सतह पे पड़ा है, जो अपने राजस्थान के जो भूमि पर पड़ा है। तो भारत के इंडिया के कुल टोटल जल है भारत के कुल सतही जल का 1.4% या पुराना डाटा है 1.16%। जो टोटल इंडिया में जल पड़ा है उसका हमारे पास है 1%। धीरे धीरे हम पास में आ रहे हैं किसके,
1%, फिर भी क्या होगा, धीरे धीरे 1% भी कम हो जाएगा। भूमिगत जल में देखते हैं तो भारत का कुल भूमिगत जल है उसका राजस्थान में 1.69%, कितना 1.69% है जो अपने राजस्थान में है। देखो भूमिगत जल की स्थिति अभी तक ठीक है, अगर हम सतही जल के देखें तो उसे क्या है, ज़्यादा है, तो और हम ज़्यादा है तो कम कर ही देंगे, लगे पड़े हैं पीछे। और अभी हमने देखा थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ने क्या भूमिगत जल है जो डायरेक्ट जोन घोषित किया हुआ था, उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे थोड़ा बहुत पहले क्या लगा था, बैन लगा था कि ना तो आप परमिशन से ना बिना परमिशन से आप क्या नलकूप नहीं लगा सकते। अभी थोड़े थोड़े जगह पे क्या है छूट दी गई है, तो किसानों के लिए भी तो अच्छा है पर भूमिगत जल के लिए बुरा है। देखो भूमिगत जल हम देखते हैं अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, जो हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो शिक्षा के अलग ब्लॉक बनाए, पुलिस के देखते हैं अलग अलग, मतलब प्रशासन के क्षेत्र में अलग अलग अपने दृष्टि से ब्लॉक बनाए। तो उसी में हम देखते हैं कि अपने जल ब्लॉक है, जल ब्लॉक है अपने राजस्थान में 343 है। ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं डाटा, तो अभी के लिए यही है। और हमेशा जियोग्राफी है जो क्या है अपडेट होती रहती है, तो हमेशा क्या है जियोग्राफी के साथ बने रहने के लिए आपको क्या है अपडेट होता रहना पड़ेगा। और देखो इसमें भी एक है कि भाई ऐसे भूमिगत जल है उसका कितना प्रतिशत हम यूज करेंगे, तो हम बोलते हैं कहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरिया डिवाइड किए, तो देखते हैं भूमिगत जल है इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई है। अतिदोहन, अतिदोहन वो क्षेत्र है जिसमें मोर देन 100% से अधिक अगर जल यूज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि ये अतिदोहन श्रेणी में आता है। फिर हम देखते हैं दूसरा है क्रिटिकल, क्रिटिकल जोन वो है जो 90 से 100% अगर जल यूज कर रहा है तो हम उसे श्रेणी में बोलते हैं कि वो क्षेत्र है वो क्रिटिकल में है जल की दृष्टि से। उसी के बाद में आता है सेमी क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल वो है जो 70% से 90 से 70%, वो क्षेत्र जो 90 से 70% जल भूमिगत जल का उपयोग करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये सेमी क्रिटिकल में आएगा। फिर आता है सेफ जोन, सेफ जोन वो है जो भूमिगत जल का कम यूज करता है, लेस देन 70%, जो 70% से कम यूज होगा उसे हम बोलते हैं कि बीएसएफ है। बाकी वाला देखो ये 4 श्रेणियां बढ़ेगी अलग अलग ब्लॉक में, 343 है उसको अलग अलग उसमें बांटा गया कि ये अतिदोहन क्षेत्र है, ये सेमी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल और ये सेफ जोन है। तो सेफ जोन तो फिलहाल कोई नहीं है, ये ऐसे श्रेणियां बांटी गई है। तो नॉर्मल बेसिक ही आपके आइडिया रहे इसलिए मैं आपको नॉर्मल बताया, बाकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो भूमिगत जल है अपना 1.69 टोटल भारत के, और सतही जल है इतना ही हमारे पास है 1.04 या 1.16%, 16%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं। देखो सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना में हम सिंचाई को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले सिंचाई, सिंचाई हम करते किसे हैं, सिंचाई के माध्यम कौन से हैं, सिंचाई के माध्यम या तरीके या साधन, मोड ऑफ इरिगेशन। फिर आते हैं दूसरा में हम डिवाइड करके देखेंगे, तो दूसरा मैं इसके साइड में लिख लेता हूं। दूसरा है सिंचाई
सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई का क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है। इरिगेशन का क्लासिफिकेशन क्या है। देखो माध्यम इसके कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिए, याद करने आपको साथ साथ में करने, फिर याद होते नहीं है। देखो सिंचाई के माध्यम, एक तो हम देखते हैं कुआं से की जाती है सिंचाई, फिर हम देखते हैं नहरों के माध्यम से, फिर हम देखते हैं तालाब के माध्यम से, फिर देखते हैं अदर पॉइंट में यहाँ पे अदर पॉइंट से संदर्भ हुआ है कि कोई ऐसे भी सिंचाई के माध्यम यूज कर रहे होंगे जो सीधा या तो नदियों से सीधा पंप लगा के काम करते होंगे, या कोई जल प्रपात है या किसी पानी को रोक के क्या उसका यूज करता होगा। तो तालाब में हम टोटल इसके प्रतिशत देखेंगे तो कुआं के 24%, अपने राजस्थान में 24% लोग सिंचाई कुओं के माध्यम से करते हैं, और इसके उल्टा 42% लोग नहरों से सिंचाई करते हैं, और तालाब 1% ही करते हैं, और अन्य अदर सोर्स है वो है अपने अदर सोर्स 3% है, अदर सोर्स 3% है। 42 लोग 100 में से 42% लोग अपने किससे करते हैं, नहरों से करते हैं। देखो हम सारुदिक कहां पे किया जाता है, सो सारुदिक आता है अपना सारुदिक है कुआं सबसे ज्यादा जयपुर, और नहर भी नहर है श्री गंगानगर। एक नहर एक और टॉपिक आएगा, यहां पे लिखते हैं हम देखो कुआं के बाद में एक आता है नलकूप, और एक इसे यहाँ पे एक और आता है नहर। देखो नलकूप है टोटल है वो 42% है, और नलकूप है नलकूप है 42% और नहर है 30%। कितने टोटल 30%, अब 100 हो गए। देखो और नलकूप भी सारुदिक है वो जयपुर में, कहाँ पे है, जयपुर में। कुआं सारुदिक जयपुर में। हम देखते हैं कि हम अब तो कुआं बनाते नहीं है, कुआं के अंदर ही अपने क्या करवा ली, बोरवेल करवा ली। तो अब सारुदिक कुआं और नलकूप सारुदिक जयपुर में हम करते हैं इसकी सिंचाई, और नहर में हम देखते हैं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और तालाब में हम देखते हैं भीलवाड़ा। तालाब का आपको याद करना पड़ेगा, नहरों का आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और प्रतिशत सबके याद करने। देखो कुआं 24% जयपुर में, नलकूप 42% जयपुर में, और ये 24-42 ऐसे उल्टा करके याद। नहर में 30% श्री गंगानगर। ये अपने क्या है, जो अपने मेनली 5 माध्यम है, मोड है, वो 5 इनके मोड के माध्यम से क्या करते हैं हम, सिंचाई करते हैं राजस्थान में। कुआं, नलकूप, नहर, तालाब, अदर 3%, तालाब 1%, नहर 30%, और नलकूप 42 और कुआं 24%। ये क्षेत्र भी याद करने हैं। श्री गंगानगर। फिर हम देखते हैं इसका वर्गीकरण क्या है। ये हमने सिंचित क्षेत्र के आधार पर किया गया है। वो किसमें, वो तो हम देखते हैं कि अलग अलग माध्यम है, उनके 5 माध्यम है, उनके माध्यम से तो ये क्या है, सिंचित क्षेत्र, जो सिंचाई क्षेत्र है उसके आधार पर किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो इसमें लघु सिंचाई क्षेत्र, लघु आ गया तो मध्यम, और फिर आ गया वृहद। वृहद सिंचाई क्षेत्र। देखो इसमें एक दिया गया है, क्या है, एक क्राइटेरिया दिया रखा है कि उसके माध्यम से इतना इतना क्या है। लघु सिंचाई क्षेत्र है वो अपने, अगर कोई क्षेत्र है जो जीरो से 2000 हेक्टेयर तक, 2000 हेक्टेयर तक अगर कोई भूमि है तो उसे हम बोलते हैं कि ये लघु सिंचाई क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं मध्यम है जो 2000
2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, 10,000 हेक्टेयर तक। और फिर वृहद है वो है अपनी 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर हेक्टेयर तक होते हैं, उसे हम बोलते हैं वृहद सिंचाई क्षेत्र होते हैं। तो अपने राजस्थान में सार्वधिक है लघु सिंचाई क्षेत्र का हम यूज करते हैं। विभिन्न नहरों को बांटा गया है। देखो लघु सिंचाई क्षेत्र 0 से 2,000 हेक्टेयर तक, मध्यम जो है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक, और वृहद सिंचाई परियोजना है वो 10,000 से जो ऊपर की है उसे हम बोलते हैं वृहद सिंचाई क्षेत्र में वो आता है। देखो सार्वधिक अपने राजस्थान में आता है तो अपने लघु सिंचाई क्षेत्र सार्वधिक यूज में लेते हैं। और देखो हेक्टेयर में ये बताओ, हेक्टेयर हम 1 हेक्टेयर बराबर हम कौन सी 1 बीघा इकाई लेते हैं, तो इसमें 3.95 बीघा होती है। बीघा ये इसके होते हैं 4 बीघा के आसपास 1 हेक्टेयर होता है। तो ये हम कौन सी यूनिट लेते हैं, बीघा के हेक्टेयर लेते हैं, बीघा लेते हैं हेक्टेयर नहीं लेते हैं। कोई बोलते हैं कितनी भूमि है तो हम बीघा में बताते हैं ना कि हेक्टेयर में। लघु सिंचाई क्षेत्र ये आपको याद करनी है, ऐसे के ऐसे याद करनी है आपको। और सार्वधिक किसका यूज किया जाता है, तो सार्वधिक इसके नीचे लिख देना, सार्वधिक इसी का यूज किया जाता है, सार्वधिक इसका यूज किया जाता है। ये आप लिख सकते हो और मन में साथ में पढ़ो और लिखो। सिंचाई के माध्यम तरीके लिख लिए होंगे आपने। ये अपने हैं सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। सिंचाई क्षेत्र के आधार पर क्या है, सिंचाई परियोजना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लघु सिंचाई परियोजना 0 से 2,000 हेक्टेयर, और मध्यम है जो मीडियम है वह 2,000 से 10,000 के हेक्टेयर तक है, और वृहद सिंचाई परियोजना है 10,000 से अधिक आते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आते हैं। तो अपने सार्वधिक इसका यूज किया जाता है, किसका, लघु सिंचाई परियोजना का अपने राजस्थान में सार्वधिक इसका यूज किया जाता है। और माध्यम नहीं, मध्यम है, मीडियम ये स्मॉल है, ये माइक्रो है। मन में दोहराओ, याद हो जाएगा आपको। फिर अपना नेक्स्ट आता है, देखो हमने क्या पढ़ ली, सिंचाई को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया है। कौन सा, एक वर्गीकरण के आधार पर और एक साधन के आधार पर। तो अब आते हैं एक और अपना आता है, इसी के अंदर आता है टॉपिक बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, देखो इसको शब्द को देख के आपको कुछ लग रहा होगा कि है क्या। देख बहु है नहीं, बहु को अलग अलग करो, 2 या 2 से 2 से अधिक बहु। एंड उद्देश्य 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। तो उद्देश्य ही है, तो इसका शब्द मीन्स समझ में आ गए होंगे कि वो उद्देश्य जो 2 या 2 से अधिक के परियोजना में किया जाता है उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसका मैंने नाम क्यों लिया डायरेक्ट ही, बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, 2 या कोई चीज है उसका हम क्या करते हैं कि एक पर्पज नहीं होकर उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हम देखते हैं कि उसके प्रयोग होते हैं। जैसे हम देखो कोई नदी जा रही है, नदी पे एक तो हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए उसको यूज ले रहे हैं, दूसरा हम देखते हैं कि उस वहाँ पे पर्यटन विकसित के लिए क्या मत्स्य पालन कर दिया, कुछ और चीज़ें कर दी। फिर हम देखते हैं वहीं पे उसी नदी पे हम देखते हैं कि अच्छा जल विद्युत उत्पादन भी हम उसी नदी से करें, तो क्या हो गए बहुत सारे उस पर क्या हो गए बहुउद्देशीय हो गए, अपने उसको नदी पे जो अपने परियोजना होगी बहुउद्देशीय हो गई। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, 2 या 2 से अधिक उद्देश्य है उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय, जो अपने नदियों के संदर्भ में दी गई, इसी को बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या इसको एक संज्ञा दी थी। क्या, जब अपने राजस्थान अपने इंडिया में आए थे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो इसमें इनको एक संज्ञा दी थी कि आधुनिक भारत के, जो मॉडर्न भारत है उसका आधुनिक भारत के मंदिर। किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसके संदर्भ में? जब अपने नदियों और नहरों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए प्रयास किया गया, तो किसी पे बनाई तो उसी में बोला कि यह आधुनिक भारत की क्या है? मंदिर है। हम जाते हैं अलग अलग डिफरेंस लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबके क्या होते हैं? अलग अलग पर्पज होते हैं। तो उसी के संदर्भ में देखते हैं कोई नदी चल रही है तो उसमें बहुत सारे क्या पर्पज हो गए, तो उसकी संज्ञा दी गई। उसको ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको संज्ञा दी गई कि आधुनिक है, मॉडर्न भारत के क्या है? ये मंदिर है। तो किसको कहा गया था? जो बहुउद्देशीय परियोजना उसको कहा गया था। किसके द्वारा कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये ऐसे ही लाइन आ जाए कोई कि आधुनिक भारत के मंदिर किससे जो अपने संबंध रखते हैं, तो अपने बहुउद्देशीय परियोजना से संबंध रखते हैं। इसका 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आधुनिक भारत के मंदिर किसके संदर्भ में कहा गया है और किसने कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या कहा गया? ये कहा गया आधुनिक भारत के मंदिर। किसके संदर्भ में? बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में। तो देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना है अपने बहुउद्देशीय परियोजना देखो, सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में, देखेंगे कि विश्व में कहां पे बनी थी। विश्व में सबसे पहले टेंसी नदी है। कौन सी नदी? टेंसी नदी पे इसको बहुउद्देशीय पर्पज है वो स्थापित किया गया था। किसके? टेंसी नदी कहां पे? यूएसए में। कब किया गया ऐसा? 1933 में। यहां पे विश्व में बहुउद्देशीय पर्पज के संदर्भ में देखें तो टेंसी नदी पर यूएसए 1933 में ही बना दिए गए। फिर आते हैं अपने भारत में, आते हैं भारत में कौन सी नदी है? भारत में है दामोदर नदी। दामोदर नदी कब? 1948 में। आज़ादी के 1 साल बाद में हमने क्या कर दिया? बहुउद्देशीय परियोजनाएं चला ली थी। फिर आते हैं हमारे राजस्थान में। साहब राजस्थान में कब आई? राजस्थान में आई, पहले बताओ कौन सी नहर पे आई? ये अपने गंग नहर पे। तो राजस्थान में गंग नहर में। गंग नहर का निर्माण हुआ था 1927 में। और बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज कब बनाया गया? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कब बनेगी? एमपी मल्टीपर्पज से परियोजना से मल्टीपर्पज उद्देश्य ये 1950 में बनी थी। कब बनी थी? 1950 में। इसका निर्माण काल, और ये याद रखना, क्या पता आप 1950 करके आ जाओ, क्वेश्चन हो जाए क्या गलत पूछ ले। गंग नहर का निर्माण कब करवाए गए? तो 1927 में। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बहुउद्देशीय जो गंग नहर है राजस्थान की, उसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कब उस पर स्थापित की गई? तो 1950 में। ये 2 सन याद रखने साथ में। और इंडिया के दामोदर 1948 में और टेंसी नदी में 1933। तो कितने साल बाद में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे राजस्थान में आते हुए तो कम ही टाइम लगा है। ये अपनी थोड़ी बहुउद्देशीय बारे में होगी परियोजनाएं। अब देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं।
बहुउद्देशीय परियोजना है उसको भी हम कितने बहुउद्देशीय परियोजना भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो बहुउद्देशीय कहीं तो हम देखते हैं कि नहरों पे चले जाते हैं, तो नहर बहुउद्देशीय परियोजना है। और दूसरा है कहीं पे नदियों पे भी बहुउद्देशीय परियोजना चले गए हैं, तो नदी बहुउद्देशीय परियोजना। नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखो हम एक एक चीज को क्या करेंगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप हमेशा क्या है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अपने रिदम को हमेशा ऐसे तोड़े नहीं, कभी 7 दिन देखेंगे 8 दिन देखेंगे, क्या रिकॉर्ड है तो पड़ी रहती है, तो उसको वो नहीं रख के आप हमेशा क्या करो साथ साथ में याद करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। और हो सकता है कि आपको ये टेलीग्राम चैनल पे आपको सब पीडीएफ एक साथ ही मिल जाए और धीरे धीरे भी डालने की मैं बोल दूंगा कि डाल दे भाई, तो आप ऐसे हमेशा साथ बने रहे और पीडीएफ के भरोसे आपके खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओगे तो आपको याद रह जाए। तो नदी बहुउद्देशीय परियोजना पहले हम कल पढ़ेंगे, मैं आपको आज बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हम नदी बहुउद्देशीय परियोजना में। एक देखेंगे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना। फिर ये हम देखेंगे माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना। फिर हम देखेंगे ये तो अपने 2 राजस्थान से संबंध हो गई। फिर हम देखेंगे व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना। व्यास बाहर है फिर भी हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जो राजस्थान में थोड़ा बहुत क्या है शहर है, इसका थोड़ा बहुत क्या है शहर है, तो उसके संदर्भ में देखेंगे व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना। फिर हम देखेंगे बहुत ही फेमस भाखड़ा नागल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे। और फिर हम देखेंगे ये 5 नंबर यहां पे लिख लेता हूं, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। फिर आता है एक है लाखवार परियोजना। लाखवार बहुउद्देशीय परियोजना है। देखो हम देखते हैं बाकी तो सब नदियों पे हमें याद हो रहा है, चंबल नदी पे है, और व्यास नदी व्यास पे, भाखड़ा सतलज नदी पे, कौन सी सतलज नदी पे, और रेणुका जी जो यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी, कौन सी गिरी नदी हिमाचल प्रदेश में है, यमुना की सहायक नदी उस पे ये अपनी प्रस्तावित है, बाकी तो सारी बनी हुई है बहुउद्देशीय परियोजना है, ये अपने काम आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, और ये अभी क्या है प्रस्तावित है, अभी तक बनी नहीं है, तो ये भी हम साथ में पढ़ने वाले। और ये है लाखवार परियोजना है, वो यमुना पे, यमुना नदी पे, कौन सा है यमुना नदी पे है।
देखो एक बार वापस देखो, बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े। एक तो नहरों जो कैनाल पे बने हुए हैं, एक जो नदियों पे बने हुए हैं। नदियों पे हम देखेंगे कि चंबल नदी पे जो बना हुआ है उसके देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन कैसे कैसे हम बहुउद्देशीय के उद्देश्य कौन कौन से पर्पज से हम चंबल नदी है उसके जल विद्युत जो है कितने हम वाट यूज करते हैं, और इसका और क्या क्या हम यूज करते हैं, बांध सिंचाई पेयजल के लिए क्या क्या यूज करते हैं, और माई नदी उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि चंबल में अपने जो दूसरे राज्य हैं उसमें हमने कितनी हिस्सेदारी है वो देखेंगे, कितने अपने उद्देश्य हैं किस पे, चंबल नदी पे, माई पे, व्यास पे, भाखड़ा नागल है जो बांध है सतलज नदी पे, वो अपने क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उस पर हमने कौन से पर्पज है वो देखेंगे। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना जो अभी प्रस्तावित है, जो बनेगा तब हमें कितना क्या लाभ होगा, कितनी जल विद्युत परियोजना मिलेगी जो अपने काम में आने वाली, ये चीज़ें इतनी सारी हम एक एक चीज़ को क्या एक एक चीज़ को चीर फाड़ के हम देखने वाले। कब देखेंगे, जब एक एक चीज़ पढ़ेंगे तब। देखो मैंने पूरी पूरी एक एक चीज़ क्या है डिटेल में बताई जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। एक एक चीज़ आप आराम से पढ़ोगे तो आपका लगेगा कॉन्फिडेंस लगेगा, फिर आप एग्जाम दोगे कि तो लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे जैसे अपने टॉपिक खत्म होंगे तब 1-2 एग्जाम देखना आपको कि कैसा आ रहे कि नहीं आ रहे। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन यहाँ से पुट होंगे। और ज्योग्राफी में कितनी इंपॉर्टेंस है आपको खुद को पता होगा, आप पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो क्या पता कि क्या ये गीता बात रहे इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखो हम चंबल नदी को डीपली से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्या है इंपॉर्टेंस वो हम विस्तार से देखेंगे एक एक क्लास में। नेक्स्ट छोटे छोटे कदमों के साथ कि हम क्या आगे बढ़ते, बड़े कदम में हम आगे नहीं बढ़ते, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से क्या याद भी करेंगे साथ साथ में। और इतने सारे वीडियोस देखते हो तो कुछ तो चीज़ें आपको याद तो रहती होगी, ऐसी मैं हमेशा अपेक्षा आपसे करता ही हूँ और बोलता भी हूँ कि याद कुछ चीज़ें तो आपको याद रही होगी। हमेशा 4-5 बार 10 बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद होगी। मैं एक एक चीज़ को क्या चीर फाड़ के विस्तार से आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और आप ही क्या याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये देखो ये लिख लेना आप, सिंचाई में सारुदिक योजना लघु सिंचाई परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना वे परियोजनाएं जिनके क्या है 2 या 2 से अधिक पर्पज देते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं विश्व में टेनेसी 1933 में, यूएसए में, भारत में दामोदर नदी पर 1948 में, और राजस्थान में गंगनहर का निर्माण 1927 में। याद है 1927 में, मैंने वापस लिखा 1950 में बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी 1950 में। 1927 और 50 में कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुउद्देशीय परियोजना है जो हम 2 पार्ट में डिवाइड करने के पढ़ने वाले, मैंने पीछे बताया, एक नदी पे एक नहर पे। ये देख लो, ये हम पढ़ेंगे, इसमें नदी घाटी में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम चंबल नदी को देखेंगे क्या डीपली देखेंगे, फिर हम देखेंगे माई नदी, फिर हम देखेंगे भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजनाएं, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, लाखबार बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें आप लिख लेना। देखो चंबल पे तो आपको याद है कि चंबल पे है, क्या है चंबल पे, आपको याद हो जाएगा कि चंबल पे है। देखो इसके आगे आप नदियां लिख लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ये देखो ये सतलज और व्यास तो आपको याद है। रेणुका जी गिरी नदी है, कौन सी गिरी नदी है, और लाखवार है वो यमुना नदी पे है, प्रस्तावित है अभी बने नहीं है। गिरी है वो यमुना की क्या है सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश है, इतना आप लिख लोगे और बाकी तो आपको याद हो जाएगा कि ये अपने सतलज नदी पे हैं। बाकी आपको रेणुका का ये थोड़ी बड़ी मुश्किल से याद रहे, बाकी हम क्या है डिटेल से बताएंगे। तब तक थोड़े दिन तो सब्र करना पड़ेगा ना, 1-2 दिन में आपके सामने आ ही जाएगा, कितने एक दिन भागेंगे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, आपको इतना सारा आपको लिख लेना है और याद करना है। एक एक चीज़ क्या है याद करनी है, कल पे नहीं छोड़नी। 2 बार आप पढ़ो, याद नहीं करो, पढ़ो और फिर क्या है सुबह उठ के और पढ़ो, तो आपको क्या हो जाएगी चीज़ें याद हो जाएगी। रटने की कोशिश मत करो और मैं बनाऊँ चीज़ें ऐसे ऐसे चीर फाड़ के चीज़ें क्या है देखो, आप एक एक चीज़ विस्तार से देखोगे तो आपको अच्छे से नॉलेज होगा, आपको क्या आएगा कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा अच्छा मेरे से ये हो रही है, ये हो रही है, ऐसे करके
आप अपने कॉन्फिडेंस को बने रखिए, हमेशा वीडियो देखिए। थोड़े दिन की बात है, क्या हो जाएगी, जियोग्राफी हो जाएगी कंप्लीट और हमें हो जाएगी याद भी साथ साथ में। और याद होने के साथ साथ क्या होगा, हम यूज़ भी ले लेंगे कि भाई हमें तो होगी याद चीज़ें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसके साथ में, चंबल नदी बहुउद्देशीय के साथ में। तब तक ये धैर्य बनाए रखें और अच्छे से याद करके रखें। मैं आऊँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।